प्रिय विद्यार्थियों, अभी इंट्रोडक्शन मैंने अपना दे ही दिया और आपको ये बताया कि आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है पढ़ाने के लिए वो है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और उस यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न है उसका एनालिसिस हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस भी और फिजिकल एनालिसिस दोनों, यानी उसकी जो फिजिक्स है कि क्यों ऐसा इंटेंसिटी पैटर्न हमें मिल रहा है और साथ ही साथ उसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, इन दोनों का ही हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बखूबी अध्ययन करने के लिए हमें प्रीवियस क्या नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी हम लोग दोहरा लेते हैं कि हमें क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना पर आधारित है। तो हम लोग दोहरा लेते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। आइए इसको देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, अब ये ध्वनि तरंगे भी हो सकती हैं, प्रकाश तरंगे भी हो सकती हैं। चूंकि हमें यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है तो यहाँ पर दो तरंगे का अर्थ दो प्रकाश तरंगे ही आप लोग समझिए। किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से, उनके सुपरपोजिशन से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। मान लीजिए दो तरंगें हमने लिया, एक की इंटेंसिटी I1 और दूसरे की इंटेंसिटी I2। तो हम लोग एक नेचुरल सा एक्सपेक्ट करते हैं कि दो वेव्स हैं और हैविंग इंटेंसिटी I1 एंड I2 और वो अगर इंटरफियर करेंगी, सुपरपोज करेंगी, वो अध्यारोपित होंगी, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दैट विल बी सम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दीस टू वेव्स I1 प्लस I2। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरी बात कही जा रही है, यहाँ जो फिनोमेना है कुछ दूसरा है। ये कहा जा रहा है कि उन तरंगों की तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, I1 प्लस I2 से समथिंग डिफरेंट होती है। क्या होती है ये आपके आगे लिखा हुआ है कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम लगभग शून्य। ये निर्भर करेगा कि जो दो आपने इंडिविजुअल वेव्स ली हैं, दो तरंगे, दो प्रकाश तरंगे, उनकी तीव्रताएं कितनी हैं। तो इस प्रकार से शून्य रहती है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसको एक बार एक लाइन में मैं फिर से दोहरा दूं कि दो वेव्स हैं हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सुपर इम्पोज कर रही हैं तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो उनका जो सम है I1 प्लस I2 उससे डिफरेंट होता है, सब जगह यूनिफॉर्म नहीं होता है। कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो कहीं इंटेंसिटी मिनिमम है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये जो इंटेंसिटी पैटर्न हमें एक मिला, इंटेंसिटी में जो वेरिएशन हमें मिला कि कहीं इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, कहीं इंटेंसिटी की वैल्यू मिनिमम है, नियरली जीरो है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आइए देखते हैं, हमने दो प्रकाश तरंगे ली हैं। आप लोगों को मालूम है कि ये प्रकाश की जो तरंगे हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग होने के नाते उसमें विद्युत सदिश भी होता है और चुंबकीय सदिश भी होता है और प्रकाशकीय गुण जो विद्युत सदिश के द्वारा निरूपित होते हैं। इसलिए हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है लाइट वेव, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लिखा E1 E10। ये एम्पलीट्यूड हो गया पहली वेव का, sin ओमेगा t माइनस px। ये एक वेव को, तो जो पहली वेव है उसको हमने लिखा E1 E10 sin ओमेगा t माइनस px। ये ध्यान दीजिए, ये रे ऑप्टिक्स नहीं है, ये हमने एक वेव का इक्वेशन लिखा। दूसरा इक्वेशन लिखा, दूसरी तरंग है हमारी E2 E20 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5 ओमेगा t माइनस kx
दोनों सेम हैं, इसका मतलब बोथ द वेव्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। माइनस के एक्स यहाँ है, माइनस के एक्स यहाँ है, इट मीन्स बोथ द वेव्स आर ट्रेवलिंग अराउंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इन दोनों वेव्स के बीच में एक फेज डिफरेंस है, वो है फाई। जब हम ये दोनों तरंगें सुपर इम्पोज होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न है वो क्या मिलता है हमें, I इक्वल टू I1, I1 मीन्स पहली वेव की इंटेंसिटी, प्लस I2 मीन्स दूसरे वेव की इंटेंसिटी, प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। जो हमने डिफिनीशन में लिखा था वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है, और वो क्या है कि I1 प्लस I2 से डिफरेंट है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, इतनी चीज़ डिफरेंट है। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दैट इज नॉट सिंपली I1 प्लस I2। अगर हम दो वेव्स में पर्टिकुलर केस आइए कंसीडर करते हैं जिसमें से दोनों वेव्स की इंटेंसिटी, दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम हो, तब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0। ये हमने सपोज कर लिया है, हमने I0 को लिखा है इंटेंसिटी ऑफ आइदर, दोनों में से किसी की भी इंटेंसिटी, दोनों इक्वल है। और ऐसे केसेस में I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, जहाँ फाई क्या है, इन दोनों सुपर इम्पोजिंग वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है। अब दो प्रकार का इंटरफेरेंस होता है, पहला इंटरफेरेंस है कोहेरेंट इंटरफेरेंस और दूसरा है इनकोहेरेंट इंटरफेरेंस। सबसे पहले हम इनकोहेरेंट इंटरफेरेंस की बात करें। इनकोहेरेंट इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जो फेज डिफरेंस है बिटवीन द टू वेव्स मींस फाई, दैट इज नॉट कांस्टेंट विथ टाइम, वह समय के साथ नियत नहीं है, दैट इज वेरिएबल, दैट इज कंटिन्यूली वेरिंग विथ टाइम। अगर ये फाई हमारा कंटिन्यूली वेरिंग विथ टाइम है, तब हम क्या देखेंगे, जो हमारा इंटेंसिटी पैटर्न होगा, परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि निर्बंधता, चमक को अगर किसी बिंदु पर चमक उत्पन्न हो रही है, फिर अंधेरा हो जा रहा है, फिर चमक उत्पन्न हो रही है, फिर अंधेरा उत्पन्न हो जा रहा है, तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने की हमारे आँख की एक क्षमता है, जिसको हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि निर्बंधता। तो उस दृष्टि निर्बंधता के कारण हम लोग एक एवरेज इंटेंसिटी पाएंगे। cos स्क्वायर फाई की एवरेज वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 जब हम इसमें रखेंगे तो 4/2 इज इक्वल टू 2I0। 2I0 मीन्स I0 प्लस I0। तो अगर दोनों वेव्स इनकोहेरेंट सुपरपोजिशन में हैं, यानी दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज कंटिन्यूली वेरिंग विद टाइम, ऐसी स्थिति में कोई इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं मिलेगा, एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी मिलेगी, और वो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी कितनी होगी, दैट विल बी द सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स कंसीडर्ड। तो ये हमारे किसी काम का नहीं। अब आइए देखते हैं कि कोहेरेंट इंटरफेरेंस क्या होता है। कोहेरेंट इंटरफेरेंस का मतलब फाई इज कांस्टेंट विथ टाइम, ये टाइम के साथ वेरिएबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दो कंडीशन हमारे पास में है, इफ फाई इज इक्वल टू 2n पाई n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 मीन्स अगर फाई का मान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, cos स्क्वायर फाई बाई 2 की वैल्यू आएगी 1, और cos स्क्वायर फाई बाई 2 की वैल्यू अगर 1 आती है तो हमको I इक्वल टू 4I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी, और जिन पॉइंट्स पे फाई इक्वल टू 2n पाई है वहां पर हम ये कहेंगे कि संकोची व्यतिकरण हो रहा है, अर्थात कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इसी प्रकार से अगर फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई मीन्स फाई इज आड मल्टीपल ऑफ पाई, I इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 आ जाएगा, cos पाई बाई 2 का मान 0 होता है। ये मिनिमम इंटेंसिटी, जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर इस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो पॉइंट्स होंगे, उनको हम कहेंगे वहां पर विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ये देखिए इस
फिगर में 2 निडल्स लिए हुए हैं और एक वाटर टैंक है, उसमें इन दोनों निडल्स को मैनुअली वाइब्रेट कराया जा रहा है और उनका जो वाइब्रेशन है इन फेज। तो ऐसी कंडीशन में जो वाटर सरफेस पे रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं उनका पैटर्न क्या होता है, तो इसको आइए नीचे देखते हैं। ये देखिए, ये रिपल्स उसको फोटोग्राफ करने की कोशिश की गई है। जहां पर n लिखा हुआ है, ये लाइन n का मतलब नोडल पॉइंट्स, वहां पर एम्पलीट्यूड का मान 0 है, मीन्स जो वाटर है वो स्टेगनेंट है, वहां पर हिल डुल नहीं रहा। और जहां a लिखा हुआ है इसका मतलब वहां पर एम्पलीट्यूड का मान मैक्सिमम है। तो जो वाटर सरफेस है वो बेबी हो जाएगा इस तरीके से कि कहीं पर वो जो वाटर की जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाएगा और कहीं वाटर स्टेगनेंट रहेगा, और उसी को यहाँ पर फोटोग्राफ करने की कोशिश की गई है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को दिखाया गया है। S1 एक सोर्स ऑफ लाइट है, दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है S2। S1 से और Q पॉइंट तक पहुंचने में 7 लैम्डा एक पाथ डिफरेंस है और S2 से Q तक पहुंचने में 9 लैम्डा। तो इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो 2 लैम्डा आएगा, और 2 लैम्डा का मतलब हो गया जो फेज डिफरेंस है दैट विल बी 4 पाई, और 4 पाई का मतलब हो गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी विल गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी। आइए अब यहाँ देखें, S1 से लेकर के R तक 9.75 लैम्डा ये डिस्टेंस है, और S2 से लेके R तक 7.25 लैम्डा ये डिस्टेंस है। इन दोनों का पाथ डिफरेंस निकालें तो 2.5 लैम्डा। 2.5 लैम्डा मींस ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, और इसलिए R जो पॉइंट होगा वहां पर हम लोग 0 इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी गेन करेंगे। फेज कोहेरेंट लाइट सोर्स, इसके बारे में हम लोग जान लें और इसका डिटेल हम लोग इस लेक्चर के लास्ट में करने की कोशिश करेंगे। ऐसे 2 प्रकाश स्रोत जिनके मध्य कलांतर का मान समय के साथ स्थिर रहता है, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अगर 2 सोर्स ऑफ लाइट हैं और उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट है विथ टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तब हम कहेंगे कि दोज 2 सोर्सेज ऑफ लाइट आर फेज कोहेरेंट। आइए देखते हैं यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है, ये देखिए, ये एक डबल स्लिट। इस डबल स्लिट को बनाने का तरीका आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, एक पतला सा वायर लेते हैं और उस पतले से वायर के दोनों तरफ शार्प एज की ब्लेड, वही सिंपल ब्लेड्स जिनको हम अपने डोमेस्टिक यूज में लाते हैं, जिनसे सेविंग आदि का काम किया जाता है, वो जो ब्लेड्स हैं उनको हम ले लेते हैं और 2 ब्लेड्स के बीच में एक बहुत ही पतला सा वायर ले लेते हैं। और ये जो सिस्टम हमने बनाया, इसको एक स्लाइड लिया, स्लाइड को ब्लैक पेंट किया, और ब्लैक पेंट करने के बाद में ये जो सिस्टम हमने बनाया इससे स्क्रैच कर दिया। तो जहाँ पर एज है वहाँ पर वो जो ब्लैक पेंट है वो छूट जाएगा, हट जाएगा, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और बीच में जो हमने वायर ले रखा है उतने जगह में ये जो हमारा ब्लैक पेंट है वो नहीं छूटेगा, वहीं परमानेंट रहेगा। तो वो हो गया आप एक डिस्टेंस, और उसके बाद में फिर चूंकि 2 ब्लेड है तो नीचे भी उसी तरीके से एक खरोंच लग जाएगी, वहाँ से पेंट हट जाएगा। तो ये 2 स्लिट्स बन गई जिनसे होकर के हमारा जो लाइट है वो पास हो सकता है, और जो वायर की जो विड्थ है, वायर यानी कि पतला सा हमने तार लिया है, उसकी जो मोटाई है दैट एक्ट्स एज एन ऑपेक डिस्टेंस, इससे होकर के लाइट नहीं आ सकती। यहाँ पर जो प्रकाश तरंग आ रही है उसका इक्वेशन हमने लिख रखा है E = E0 sin ωt - kx। अब ध्यान दीजिए, P पर 2 तरंगें एक समय दिया गया बिंदु P और किसी विशेष समय पर एक साथ पहुंच रही हैं, तभी वो इंटरफियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक तरंग इस समय पर आई और 10 सेकंड बाद दूसरी तरंग आ रही है और तब हम उनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न निकालें, तो ये चीज प्रॉपर नहीं है। सुपर इम्पोज वही वेव्स करती हैं जो साइमल्टेनियसली किसी पॉइंट पे पहुंचती है।
तो मान लीजिए किसी समय t पर इस पॉइंट P पे दो वेव्स पहुंच रही हैं S1 और S2 से। ये डिस्टेंस है x1, ये डिस्टेंस है x2। इसका मतलब ये S1 से x1/c टाइम पहले ओरिजिनेट हुई होगी और ये जो दूसरी वेव है वो S2 से x2/c टाइम पहले ओरिजिनेट हुई होगी। तो इनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो इस तरीके से लिखे हुए हैं E0 sin ओमेगा t माइनस x1/c माइनस px, E(s2) E0 sin ओमेगा t माइनस x2/c माइनस px। इनके बीच का हमने फेज डिफरेंस निकाला ओमेगा/c x2 माइनस x1 2 pi μ/c x2 माइनस x1 and this comes out to be 2 pi by lambda x2 minus x1। देखिए इस एक्सपेरिमेंट की जो ब्यूटी है वो क्या है कि जो फेज डिफरेंस आया between the waves reaching at P at any given point of time delta phi that comes out to be free from time। ये समय पे डिपेंडेंट नहीं है और अगर ये समय पे डिपेंडेंट नहीं है तभी कोहेरेंट इंटरफेरेंस होगा और अगर कोहेरेंट इंटरफेरेंस होगा तब हम एक स्टैग्नेंट इंटेंसिटी पैटर्न प्राप्त कर पाएंगे। अब क्या इन दोनों x2 माइनस x1 का मान हमें निकालना है? बना रखा है, बहुत ही सिंपल सी मैथमेटिक्स है। पॉइंट P यहाँ पर है, यहाँ पे दो वेव्स पहुँच रही हैं, एक S1P एक S2P और इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है S1P = d² x माइनस d/2 होल स्क्वायर अंडर रूट। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। इसको हमने थोड़ा सा अलजेब्रा लगा करके और सॉल्व करने की कोशिश की तो हमें मिल गया S1P की वैल्यू। फाइनली S1P की वैल्यू हमें यहाँ पर देखिए मिल रही है S1P = d माइनस x d/2d। इसी तरीके से S2P की वैल्यू हमें मिल गई और x2 माइनस x1 की वैल्यू आ गई x d/d। इसको हमने डेल्टा फाई वाले इक्वेशन में रखा तो डेल्टा फाई वाले इक्वेशन में जब हमने रखा तो हमको मिल गया डेल्टा फाई = 2 pi by lambda × x d/d। अधिकतम तीव्रता जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उसके लिए कंडीशन है डेल्टा फाई = 2m पाई और यहाँ से हमको मिल गया xm। xm मीन्स पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स n × d λ/t। n का मान हम जानते हैं 0 1 2 3 तो n का मान 0 पुट करेंगे xm = 0, n का मान 1 पुट करेंगे xn = d λ/d 2 d λ/d एंड सो ऑन। ये जो पोजीशंस हैं ऑन स्क्रीन वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी? पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। आइए आगे देखते हैं। अगर दो कंसेक्यूटिव ब्राइट पॉइंट्स या मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स के बीच की हम डिस्टेंस निकालें तो चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए। मोर जनरली हमने लिखा xn + 1 माइनस xn दैट कम्स आउट टू बी कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू d λ/d। सिमिलरली फॉर मिनिमम इंटेंसिटी डेल्टा फाई मस्ट बी odd multiple of pi। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पुटिंग द वैल्यू वी गेट xn = n + ½ d λ/d। n की वैल्यू हम पुट करते हैं d λ/2d 0 पुट कर दीजिए, ½ d λ/d 3/2 मीन्स 1.5 d λ/d, 5/2 मीन्स 2.5 d λ/d एंड सो ऑन। अगेन हम दो कंसेक्यूटिव जो डार्क पॉइंट्स हैं उनके जो पोजीशन डिफरेंस को अगर हम कैलकुलेट करें तो xn + 1 माइनस xn दैट कम्स आउट टू बी द सेम d λ/d एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। मीन्स चाहे दूसरे में से पहले वाले का अंतर लें, चाहे 10वें में से 9वें वाले का अंतर लें, ये जो वैल्यू है ये सेम रहेगी। यहाँ पर हमने इंटेंसिटी एक ग्राफ बना रखा है। ये कितना है 4I0, जो मैक्सिमम है ये 4I0 है। ये सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा xn = 0, उसके बाद में d λ/2d यहाँ पर मिनिमा इंटेंसिटी = 0,
उसके बाद में d लैम्डा बाई d मैक्सिमा इंटेंसिटी इक्वल टू 4I0, उसके बाद में 1.5 यानी 3/2 d लैम्डा बाई d, यहाँ पर इंटेंसिटी इक्वल टू 0, यहाँ पर फिर मिनिमा, फिर उसके बाद में 2d लैम्डा बाई d, यहाँ पर मैक्सिमा इंटेंसिटी इक्वल टू 4I0 एंड अगेन 5/2 2.5 d लैम्डा बाई d इंटेंसिटी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जो हमारा स्क्रीन है उस पे डार्क और ब्राइट इंटेंसिटी पॉइंट्स वो अल्टरनेट वे में आकर करेंगे। दो डार्क पॉइंट्स के बीच में एक ब्राइट पॉइंट होगा और इसी तरीके से दो ब्राइट कंसेक्यूटिव ब्राइट पॉइंट्स के बीच में एक डार्क पॉइंट होगा। दो डार्क पॉइंट के बीच की विड्थ या दो ब्राइट पॉइंट के बीच की विड्थ को हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं और ये फ्रिंज विड्थ हम लोगों ने निकाल रखी है। दिस कम्स आउट टू बी d लैम्डा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जिसमें कि अपने अध्यापन अनुभव में मैंने ये पाया कि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उसको थोड़ी सी चर्चा करके और उसके बाद में फिर इस चैप्टर का एंड है इस टॉपिक का। कला शब्द प्रकाश स्रोत, इसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि कला शब्द प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत हैं जिनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वह टाइम के साथ कांस्टेंट है। हम किसी लाइट सोर्स की बात करें तो लाइट सोर्स में जो लाइट इमिट होती है उसके बारे में हम जानते हैं, बोर का मॉडल हमने पढ़ रखा है कि जब परमाणु प्रकाश स्रोत के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब संक्रमित होते हैं, संक्रमण करते हैं, तो दोनों ऊर्जा अंतरालों के बीच का जो अंतर है वह हमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मिलता है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये फाइनाइट एक निश्चित ऊर्जा अंतराल है और इसीलिए हम ये अपेक्षा करते हैं कि ये जो निश्चित ऊर्जा अंतराल है ये इनफाइनाइट लेंथ में फैला हुआ नहीं रहेगा, इसकी एक निश्चित विड्थ होगी। ये देखिए ऊपर जो हमने बना रखा है ये कंटिन्यू है एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इस तरीके का जो लाइट वेव है वो कोई भी प्रकाश स्रोत इमिट नहीं करेगा। इनफाइनाइट वेव ट्रेन, इसकी जो लेंथ है वो इंफिनिटी है, ये मोनोक्रोमैटिक है एंड कंप्लीटली कोहेरेंट। हमें जो वेव्स जो हमारे पास लाइट सोर्स है उनसे जो एनर्जी एट टाइम इमिट होती है वो फाइनाइट एनर्जी है। एक ग्रुप ऑफ एटम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट किया, हमें एक वेव ट्रेन मिल गई। दूसरा ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट अगर ट्रांजिट किया तो हमें दूसरी वेव ट्रेन मिल गई। और यहीं पर हमको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो दोनों ग्रुप ऑफ एटम्स दे आर इमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनमें आपस में कोई बातचीत नहीं है, इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो ये वेव ट्रेन है ये कंटिन्यू नहीं करती है, यहाँ पर ये डिसकंटिन्यू कर जाती है। और कितना डिसकंटिन्यू करेगी, देखिए यहाँ पर एक पहले से ही इमिट हो गया, फिर यहाँ इतना गैप है और फेज रिवर्स होकर के इमिट हो रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा लाइट सोर्स है वो एक कंटिन्यूअस वेव के रूप में नहीं है बल्कि कंटिन्यूअस वेव ट्रेन्स के रूप में है और ये वेव ट्रेन्स बीच बीच में ब्रेक करते हैं। एक वेव ट्रेन उसके बाद दूसरी वेव ट्रेन, अब पहली वेव ट्रेन और दूसरी वेव ट्रेन के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। इस तरीके का हमारा लाइट सोर्स है। अभी हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ, जरा सा जो हमने इंटेंसिटी वो पैटर्न बनाया था उसको देखते हैं और ऊपर चलते हैं और ऊपर थोड़ा सा, हाँ ये यहाँ पर आइए देखते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। बस यहाँ पर ये जो पॉइंट P है, हमने कहा पॉइंट P पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो दो तरंगों के बीच में हो रहा है और वो दोनों तरंगें एक साथ यहाँ पर पहुँच रही हैं। इसका मतलब ये जो P पर पहुँचने वाली S1 से तरंग है वो t-x1/c समय पहले इमिट हुई होगी और ये x2/c टाइम पहले इमिट हुई होगी।
तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न है, इसको फिर से बार बार अपने दिमाग में बना लीजिए कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न है वो किस कारण से है। वो दो इंटरफेयरिंग वेव्स, दो अध्यारोपण करने वाली तरंगें जो कि S1 और S2 से भिन्न भिन्न समयों पर उत्सर्जित हो रही हैं, उनके व्यतिकरण के कारण, उनके अध्यारोपण के कारण हमको परिणामी तीव्रता प्राप्त हो रही है। अब फिर आइए बिल्कुल नीचे, अगर हमने कहा एक T1/c टाइम पहले, दूसरा T2/c टाइम पहले, तो अगर ये T1/c x1/c और x2/c, ये जो टाइम T1 और T2 आया, ये दोनों टाइम अगर एक ही वेव ट्रेन पर हैं, तब P पर पहुंचने वाली जो दोनों तरंगें हैं उनमें कोहेरेंट इंटरफेरेंस होगा और हमको एक स्टैग्नेंट इंटेंसिटी पैटर्न मिलेगा। लेकिन अगर x1/c यानी T1 टाइम किसी एक वेव ट्रेन पर है, x2/c T2 टाइम किसी दूसरे वेव ट्रेन पर है, तब इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है और इसलिए हमको एक एवरेज इंटेंसिटी मिलेगी, इंटेंसिटी पैटर्न नहीं मिलेगा। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑर्डिनरली हम लोग यूज करते हैं लैब में, सोडियम वेपर लैम्प, उसके लिए ये जो वेव ट्रेन है उसकी लंबाई 1/5 ऑफ ए मिलीमीटर। हम सोच सकते हैं कि ये बहुत ही छोटी लंबाई है, लेकिन अगर हम सोडियम की तरंगदैर्घ्य की बात करें 589 नैनोमीटर, तो उसके कंपैरिजन में ये जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा है। तो x2 - x1 की वैल्यू जब तक इस लेंथ के अंदर है तब तक हमको कंस्ट्रक्टिव स्टैग्नेंट इंटेंसिटी पैटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरफेरेंस होगा दैट विल बी कोहेरेंट इंटरफेरेंस। और अगर इस तरीके का हो जाए, हमने उस पे स्क्रीन पे पॉइंट को इतना दूर ले लिया कि दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो दो डिफरेंट वेव ट्रेन्स पे लाई करे, तो हमें एवरेज इंटेंसिटी पैटर्न मिलेगा, वहाँ पर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। इसीलिए जो ये इंटरफेरेंस पैटर्न हमको स्क्रीन पे प्राप्त होता है वो केवल जो सेंट्रल पोर्शन है उसी के इर्द गिर्द थोड़ी सी दूर में प्राप्त होता है, और इसके ऊपर और नीचे जब हम जाएंगे तो हमें एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ पैच वो मिलती है। थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे, सपोज करिए ये एक्सटेंडेड लाइट सोर्स, एक बृहद स्रोत है प्रकाश का। अब प्रकाश का अगर बृहद स्रोत है, ये देखिए ये हमने एक फिलामेंट बनाया है, बहुत सिंपल सा फिलामेंट। इस अब S1 पर यहाँ से इमिट होने वाली लाइट पहुँच रही है, S2 पर यहाँ से इमिट होने वाली लाइट पहुँच रही है। तो यहाँ ये फिलामेंट हमने ले लिया और वो फिलामेंट इतना लंबा है, यहाँ के परमाणु और यहाँ के परमाणु इन दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इन दोनों में किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं है कि पहले हम इमिट होंगे उसके जस्ट बाद आप इमिट हो जाना। मीन्स यहाँ से इमिट होने वाला जो लाइट वेव है और यहाँ से इमिट होने वाला जो लाइट वेव है, उनके जो इनिशियल फेज है दे आर टोटली रैंडम। और इसलिए अगर हम एक्सटेंडेड लाइट सोर्स यूज करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, यंग का जो डबल सोर्स एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हम पाएंगे कि S1 और S2 ये जो दोनों स्लिटें हमने बनाई हैं, इन पर गिरने वाली जो इनिशियल लाइट है वही इनकोहेरेंट हो जाएगी और हमको इंटेंसिटी पैटर्न मिलने के बजाय एवरेज इंटेंसिटी I = I1 + I2 मिलेगा।